गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट भारत के संसाधन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट को हम इसी में मेंशन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम भारत के संसाधन में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, वन्य जीव है ना, खनिज पदार्थ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये संसाधन के अंतर्गत आती है। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है केवल हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वनों में होने वाले वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट संसाधन है भारत का। तो सबसे पहले हम देखेंगे वनों के लाभ देखेंगे, जो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष लाभ और एक होता है अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ वो होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें वनों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि लकड़ियाँ हो गई है ना, जंगलों से प्राप्त शहद हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रत्यक्ष रूप से जो हमें मिलती हैं वो प्रत्यक्ष लाभ कहलाते हैं। और अप्रत्यक्ष लाभ वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका जो कनेक्शन रहता है वो वनों से कनेक्टेड रहता है, जंगलों से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि हवा को शुद्ध करना हो गया, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना हो गया। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? अप्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ में सबसे लकड़ियों की प्राप्ति। तो लकड़ियों की प्राप्ति, लकड़ियों से बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जैसे कि फर्नीचर बनाने का उद्योग होता है, और भी बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो लकड़ियों पर निर्भर करती हैं। तो लकड़ियां हमें कहाँ से मिलती है? जंगलों से मिलती है। तो वनों से प्राप्त लकड़ियों का एक महत्वपूर्ण ईंधन है, और जो लकड़ियां हैं वो ईंधन के रूप में भी उपयोग में किया जाता है। जो महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं जिनका उपयोग हम फर्नीचर, या फिर ऐसा कहना चाहिए वो जो लकड़ियां काफ़ी कीमती रहती है उन वृक्षों में है वृक्ष सागौन, साल, देवदार, चीड़, शीशम, अबानूस, चंदन। ये जो लकड़ियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ियां हैं, और ये लकड़ियां हमें जंगलों से प्राप्त होती है। गौण पदार्थ की प्राप्ति, गौण पदार्थ यानी ऐसे और अलग लकड़ियों के अलावा जो पदार्थ हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं। वनों से अनेक प्रकार के गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिसमें बांस, बेत, लाख, राल, शहद, गोंद, चमड़ा रंगने के पदार्थ तथा जड़ी बूटियाँ भी हमें जंगलों से ही प्राप्त होती है। तो ये होगा गौण पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? डायरेक्टली हम जंगलों से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री, वनों से प्राप्त लकड़ियाँ, घास, सनोवर और बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस और सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छाल व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटी से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। तो ये आधारभूत उद्योग वो उद्योग कहलाते हैं जो कि जंगलों पर आधारभूत यानी डिपेंडेबल रहते हैं। अब जैसे कि फर्नीचर उद्योग है, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ चाहिए, लकड़ियों के लिए वो उद्योग किस पर डिपेंडेबल रहेंगे? वनों पर डिपेंडेबल रहेंगे। तो इस प्रकार के जो उद्योग हैं उनमें काफ़ी उद्योग है, जैसे मोम उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, है ना, चंदन का जो है वो हो गया। तो ये जो उद्योग है ये आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। तो आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री कहाँ से मिलती है? जंगलों से मिलती है। चारागाह यानी कि जानवरों के लिए चरने का स्थान, चारागाह स्थल। वन क्षेत्र जानवरों के लिए उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती हैं, जिससे कि जो दूसरी और भूमि है उन्हें चारागाह स्थल ना बनाया जाए, क्योंकि कंटिन्यू या निरंतर एक ही जगह पर अगर चारागाह जानवरों के द्वारा किया जाता है तो उस जगह की या उस भूमि की जो फर्टिलिटी होती है या जो उर्वरकता क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब जंगलों से रोजगार भी प्राप्त होते हैं। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्ति की आजीविका आश्रित रहती है। आजीविका यानी ऐसा नहीं है कि केवल जंगल में जाकर मजदूर जो जंगलों में काम कर रहे हैं उन्हीं को हम जंगलों पर आधारित उद्योग रोजगार कहेंगे। वो रोजगार जो जैसे आधारभूत उद्योग हो गए, लकड़ियों का उद्योग हो गया, तो लकड़ियों के उद्योग में जो काम करने वाले व्यक्ति है या जिनको रोजगार उन उद्योगों से मिलता है वो भी इसके अंतर्गत
आते हैं। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार भी मिल रहा है। राजस्व की प्राप्ति, सरकार को वनों से राजस्व और रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति भी होती है। विदेशी मुद्रा का अर्जन, इससे जैसे कि हम अगर कोई चीज बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनसे जो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। जैसे कॉलिंग्स के अनुसार वृक्ष पर्वतों को थामे रहता है, वे तूफानी वर्षा को दबाते हैं, नदियों को अनुशासन में रखते हैं, झरने को बनाए रखते हैं और पक्षियों का पोषण करते हैं। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ निम्न प्रकार से है। देखेंगे हम वनों के लाभ। जलवायु को सम बनाए रखना, वन जलवायु को मृदुल बनाता है। वन गर्मी और सर्दी की तीव्रता को कम करने में सहायक होते हैं। तो जलवायु का जो कंट्रोल है, बैलेंस है, वो वनों के द्वारा जलवायु बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। वर्षा में सहायक, वन जो है वो वर्षा में भी सहायक होते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वन क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पर निरंतर पानी बहुत अधिक गिरता है, अपेक्षाकृत ऐसी स्थान जहाँ पर पानी नहीं गिरता है। जैसे कि हम देखेंगे आसाम और राजस्थान में पेड़ पौधे नहीं है, जंगल वन नहीं है, यानी बहुत कम मात्रा में है, तो वहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है और निरंतर वहाँ दूसरे तीसरे साल प्रतिवर्ष सूखे की स्थिति बनती है। और उसी के विपरीत हम आसाम या फिर ऐसे क्षेत्र, जंगलों वाले क्षेत्र देखेंगे जहां पर बहुत अधिकतर वन पाए जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और निरंतर हर वर्ष बाढ़ की समस्या बनी रहती है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो जंगल है वो वर्षा में सहायक होते हैं। बाढ़ों से रक्षा, अब बाढ़ों से रक्षा वन कैसे करते हैं? जैसे कि हमें मालूम है मृदा अपरदन क्या होता है। जब मृदा अपरदन, मिट्टी का जो कटाव रहता है वो मृदा अपरदन कहलाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं या जंगल एरिया रहते हैं, तो जंगल जो पेड़ रहते हैं, पेड़ की जड़ जो है वो मृदा को पकड़ के रखते हैं, सटीक रूप से उनको बांध के रखते हैं, जिससे कि मृदा अपरदन पर रोक हो जाती है या फिर मृदा अपरदन कम होता है। तो बाढ़ की स्थिति कब बनती है? जब ऊपरी क्षेत्र में पानी रुक नहीं पाता और वो ढल के निचले क्षेत्र में आ जाता है और उनका पानी नदियों और नालों में मिल जाता है और वो उफान की ओर आता है और जिससे कि बाढ़ की स्थिति बनती है। तो वन पानी के वेग को कम करता है। तो जो वन होते हैं वो पानी के वेग को, जो धार को रहता है, वो कम कर देता है, जिससे कि बाढ़ से पानी को सोख लेते हैं। बाढ़ का पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में जाता है, इससे बाढ़ नियंत्रण होता है। रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण, सरदार पटेल ने कहा है कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को आवश्यक रोकना होगा। अतः वन मरुस्थल के विस्तार को पूरी तरह से रोक सकता है। तो मरुस्थलीय, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्र क्या कहलाते हैं? केवल जहाँ पर रेत पड़ी रहती है हम केवल उन्हीं को मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसे क्षेत्र जो कि पूरी तरीके से बंजर हो गए हैं, ऐसे क्षेत्रों को भी हम मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत ही रखेंगे। और अगर पानी जो है, बरसात या वन है, अगर वन नहीं होंगे, पानी नहीं गिरेगा, तो ऐसी भूमि जो काफी अच्छा उत्पन्न कर सकती है, ऐसी भूमि बंजर के क्षेत्र में आ जाएगी। और जो भूमि बंजर के क्षेत्र में आ जाती है वो रेगिस्तान के अंतर्गत ही गिनी जाती है। तो वनों से हम रेगिस्तान का प्रसार पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। भूमि के कटाव को रोकने, वनों के कारण मृदा की ऊपरी सतह नहीं बह पाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पेड़ लगाने से जो वनों की जो भूमि का जो ऊपरी स्तर है वो बहता नहीं है। तो वनों के कारण मृदा की ऊपरी सतह नहीं बह पाती है, जिससे कि मृदा के पोषण तत्व में कमी नहीं होती है और वह उपजाऊ बनी रहती है। उर्वरा शक्ति में वृद्धि, वनों से उर्वरक शक्ति में भी वृद्धि होती है। प्राकृतिक सौंदर्य, वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। जैसे कि आपको मालूम है हरा भरा क्षेत्र कितना अच्छा दिखता है ना, हरियाली कितनी सुंदर दिखती है। तो सौंदर्य के रूप में भी, प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में भी वनों को हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने देखा
कि वन किस प्रकार से आधारभूत है, वन किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे वन्य जीव, वन्य जीव भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है और वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो वन्य प्राणी प्राकृतिक की धरोहर है। इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ी तक ज्यों का त्यों पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म और कर्तव्य है। हमें वन्य प्राणी का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? जैसे कि जो चीज़ हमें दिख रही है, जो चीज़ हमें मिल रही है, हमारा ये कर्तव्य है कि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी वो चीज़ प्राप्त हो, वो धरोहर उन्हें भी मिल जाए। इसीलिए हमें वन्य प्राणी संरक्षण बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमने देखा है कि कई प्रजाति, कई जीव जंतु की जो जाति है, वन्य जीवों की जो जाति है, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो हमें उन्हें बनाए रखने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है। इसकी प्राकृतिक में जैविक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन्य प्राणी जो है वो जैविक संतुलन बनाने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए भी वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है। दुर्लभ प्रजाति के जीवों की सुरक्षा के लिए, ऐसी प्रजाति जो कि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है या फिर खत्म होने की कगार में आती जा रही है, अगर हमने उसका बचाव नहीं किया तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। जैसे कि डायनासोर की जो प्रजाति आज हमें देखने को नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई। इसी प्रकार से ऐसे और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, ऐसे बहुत से वन्य प्राणी हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उनको अगर हम बचा के नहीं रखेंगे तो हो सकता है ये जाति जीव जंतु भी पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए। तो इन्हें बचाने के लिए हमें वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है। वन्य जीव जंतु और उनके मूल प्राकृतिक स्वरूप में पनपने देने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण भी अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखेंगे हम वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, हम किस प्रकार से, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि हम इनको किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। वन्य जीवों की प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रण करना चाहिए। वन्य जीवों की जो प्राकृतिक आवास है, यहाँ जैसे कि जिस माहौल में वो लोग रहते हैं वो माहौल उनका बरकरार रखना चाहिए और उनके ऊपर निगरानी निरीक्षण उनका किया जाना चाहिए। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वन्य जीव हैं, हमें पूरी तरीके से शिकार पर बैन लगा देना चाहिए। वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की जानी चाहिए। लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्स्थापना के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना की जानी चाहिए। वन्य जीव प्रबंधन की योजना में ईमानदारी से लागू करना चाहिए और वन्य जीवों के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु शिक्षा और जागरूकता का विकास करना चाहिए। हम कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन जब तक वो सफल नहीं होंगे, जब तक कि मनुष्य या फिर आम जो व्यक्ति है वो जागरूक ना हो। तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम आम व्यक्तियों को, आम जनता को वन और वन के उपयोग, वन्य प्राणी और वन्य प्राणियों की आवश्यकता, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें समझाना चाहिए। अगर जन जागृति हो जाएगी तो अपने आप ही समस्या धीरे धीरे समाधान की ओर आती जाएगी। सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे क्या कर्तव्य थे। अब सरकार द्वारा वन्य संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। वन के संबंध में नवीन नीतियां बनाई। वन के संबंध में सरकार ने बहुत सारी नवीन नीतियां बनाई हैं। इनकी 4 प्रमुख बातें हैं। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.30% करना है। नए वनों को लगाना है। वनों की सुरक्षा करना है और वनों के संबंध में अनुसंधान करना है। तो इनकी जो डिटेल है हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे। थैंक यू।